आज हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे और जूलॉजी में जो फर्स्ट हमारे 2 यूनिट है वो दोनों यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है और ह्यूमन फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से। यानी पाचन तंत्र होता है उस बारे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र किससे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसकी कौन कौन से संरचनात्मक भाग होते हैं, अवशोषण और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में। और फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, उसमें हम देखेंगे मानव कार्यकी में वो क्या देखेंगे, पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। और ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन खाद्य पदार्थों को प्रत्येक जीव के लिए ये एक आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक मटेरियल होते हैं। और इन खाद्य पदार्थों में मनुष्य के लिए आप ध्यान देंगे तो जो खाद्य पदार्थ उसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो आप ध्यान देंगे इसमें मुख्य भाग होता है कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में वसा और क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा और होता है प्रोटीन। ये 3 ऐसे कंपाउंड है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यानी आप ध्यान देंगे वृहत अणु होते हैं। या आप ध्यान देंगे भोजन का मुख्य भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं, इनके द्वारा हमें आपको ध्यान रखना है भोजन का मुख्य आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है खनिज लवण होते हैं, वे भी इसमें उपस्थित होते हैं, खनिज लवण। या आप ध्यान देंगे इसके अतिरिक्त खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं ये भी आप ध्यान देंगे, तो विटामिन होते हैं ये भी भोजन के मुख्य घटक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव होगा उस जीव को जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये भोज्य पदार्थ होते हैं उनके मुख्य कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में खनिज लवण और विटामिन्स होते हैं जिनकी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। ध्यान दें इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होते हैं ये आप ध्यान देंगे ऊर्जा उत्पादक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, ऊर्जा उत्पादक होते हैं, यानी इनके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, ऊर्जा प्रोवाइड होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। कई बार जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग हो जाता है तो उसके बाद में हम ऊर्जा के रूप में प्रोटीन का भी उपयोग करते हैं, पर मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में वसा। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो कंपाउंड है भोजन का मुख्य रूप से प्रोटीन, ये आप ध्यान देंगे शरीर निर्माण में, शरीर वृद्धि में और मरम्मत में उपयोगी होता है। तो शरीर निर्माण और उसकी वृद्धि, ग्रोथ एवं आपको ध्यान रखना है शरीर के विभिन्न भागों की मरम्मत करने में कौन उपयोगी होता है, तो आप ध्यान देंगे प्रोटीन उपयोगी होता है। तो ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन होता है वो किस रूप में उपयोगी होता है, तो शरीर के निर्माण, वृद्धि और मरम्मत में प्रोटीन होता है वो मुख्य घटक के रूप में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि आप ध्यान देंगे खनिज लवण एवं आपको ध्यान रखना है विटामिन्स होते हैं, ये नियामक पदार्थ होते हैं, बॉडी के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है उन उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं वह खनिज लवण विटामिन्स करते हैं। वैसे कुछ खनिज लवण होते हैं वो बॉडी निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से यह आप ध्यान देंगे तो ये जो 3 मुख्य कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये ऊर्जा उत्पादक के रूप में एवं शरीर निर्माण तथा वृद्धि के तथा मरम्मत के रूप में कार्य करते हैं। खनिज लवण विटामिन्स होते हैं वह मुख्य रूप से नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो ये सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, ये सारे भोज्य पदार्थ यहाँ जैव रसायन होते हैं। इन जैव रसायनों को हमारी बॉडी सीधे उपयोग में नहीं लेती, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उसी रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं लिया जाएगा, या इन जैव रसायनों को सीधे उपयोग में नहीं लिया जाता है, सीधा उपयोग नहीं लिया जाता है जीवन द्वारा और सीधा उपयोग नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप ध्यान देंगे तो इनको किस पदार्थों के रूप में, सरल अणुओं के रूप में परिवर्तित करना होगा। किस रूप में, सरल अणुओं के रूप में, सरल रूप में, इसके सरल पदार्थों के रूप में, सरल रूप में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। और सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने की जो मैकेनिज्म होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स होते हैं। ये विटामिन्स जिस रूप में ग्रहण किए जाते हैं उस रूप में
मनुष्य के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, पदार्थों के रूप में परिवर्तित करना होता है और सरल पदार्थों में परिवर्तित करने के बाद में इनको विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन जैव रसायनों को सरल अणुओं के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, पाचन के बारे में। डाइजेस्टिव है क्या, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से पाचन या डाइजेशन है उस बारे में बात करेंगे। तो पाचन या डाइजेशन किसे कहा जाता है, सबसे पहला हमारा ये होगा कि पाचन किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, इन जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से, देखो कार्बोहाइड्रेट है तो इसको विभिन्न एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज में परिवर्तित करेंगे तो सरल रूप में ग्लूकोज हो गया। इसी प्रकार से वसा है तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन को एमिनो अम्लों के रूप में तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे सरल अणुओं के रूप में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे पाचन क्या है, तो भोज्य पदार्थों या आप ध्यान देंगे पोषक तत्वों, एक ही बात है, पोषक तत्वों के जटिल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं को हम क्या करेंगे, एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में सरल एवं अवशोषण योग्य, ध्यान देना इसका ऑब्जर्वेशन कर सके, अवशोषण कर सके, सरल एवं अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो ये हमें परिभाषा ध्यान रखनी है कि इस रूप में पाचन किसे कहा जाता है। तो आप क्या देखेंगे कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है उन जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल अवशोषण योग्य रूप में या अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थों के जटिल कार्बनिक अणुओं को विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से हम किस रूप में परिवर्तित करेंगे, सरल पदार्थों। देखो इसको जिस संरचना के अंदर, जिस तंत्र के अंदर सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है उस तंत्र को हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो यह क्रिया है या पाचन की क्रिया है वो पाचन की क्रिया किसमें संपन्न होगी, तो पाचन क्रिया दो प्रकार से संपन्न हो सकती है, यानी भौतिक रूप से भी कुछ पाचन क्रियाएं होगी और साथ में आपको ध्यान रखना है रासायनिक विधि से भी होगी। भौतिक एवं रासायनिक, यह यांत्रिक कह दें, भौतिक की जगह यांत्रिक भी आप ले सकते हैं, यांत्रिक एवं रासायनिक, यानी पाचन क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक रूप से जिस तंत्र में संपन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो पाचन की क्रिया है वह भौतिक एवं रासायनिक रूप से, यानी मैकेनिकल्स एवं आपको ध्यान रखना है जो केमिकल रूप से जिस तंत्र में संपन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, तंत्र, और इस तंत्र के जो अंग है उसे हम क्या कहेंगे, पाचन अंग कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी हमें ध्यान रखनी है, पाचन किसे कहा जाता है। तो क्लियर है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भोजन के विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं जिसमें मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं ये ऊर्जा उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन होगा वह शरीर निर्माण एवं वृद्धि तथा मरम्मत से संबंधित कार्य करते हैं, जबकि खनिज लवण और विटामिन होते हैं वे नियामक पदार्थ के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थों में मात्रा होती है वो जल की होती है, और जल होता है वह विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में माध्यम के रूप में कार्य करता है। और शरीर में जो है वो आपको ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रिया होगी उसमें जो है विलायक के रूप में, माध्यम के रूप में कार्य करता है वो कौन करता है, जल कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पाचन किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को
या अणुओं को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ये अणुओं लिख सकते हो, या आप ध्यान देंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं? पदार्थों को, एक ही बात है, पदार्थों को किस रूप में? सरल रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? पाचन। और पाचन क्रिया वो यांत्रिक एवं रासायनिक रूप से जिस तंत्र में संपन्न होती है उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र में मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो आप ध्यान देंगे, अगला हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद में हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, अब देखो मानव का पाचन तंत्र होता है वह किससे बना होता है? तो आप ध्यान देंगे आहार नाल एवं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उससे निर्माण होता है। तो आप ध्यान देंगे मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र आहार नाल एवं, मानव पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक पाचक ग्रंथियों से, सहायक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो ये मानव पाचन तंत्र में आप ध्यान देंगे दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो कौन होता है? आहार नाल, और दूसरा संरचना कौन सी होगी? सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो ये आप ध्यान देंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। यानी मानव के अंदर पाचन तंत्र, उसमें दो मुख्य आप ध्यान देंगे भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपको ध्यान रखना है आहार नाल, और दूसरा कौन सा भाग ध्यान रखना है? सहायक पाचन ग्रंथियां। तो ये इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र, उसमें कितने भाग हो गए? दो मुख्य भाग हो गए। पहला भाग आपको कौन सा ध्यान रखना है? आहार नाल, बेसिक जानकारी है आहार नाल, और आहार नाल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा भाग कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे सहायक पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। तो इस प्रकार से सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, इन दोनों से मिलकर बना होता है। और आपको पता है 3 सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है? तो आप ध्यान देंगे ग्लैंड होती हैं जो कि मुख गुहा में उपस्थित होती हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं? तो मुख गुहा में उपस्थित ग्लैंड होगी उसे लार ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहेंगे? लार ग्रंथि या सालिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। बाद में दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा? यकृत या लीवर। और तीसरा हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो ये 3 संरचनाएं होती हैं जो कि सहायक ग्रंथियों के रूप में कार्य करेगी। और आप ध्यान देंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल्स, और आहार नाल होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो आहार नाल में मुख्य रूप से भाग होते हैं, उसमें आप ध्यान देंगे सबसे पहला प्रारंभिक भाग होगा वो क्या होगा? मुख, और मुख एवं मुख गुहा होती हैं। मुख एवं मुख गुहा है, मुख एवं मुख गुहा है। मुख एवं मुख गुहा के बाद में आप ध्यान देंगे तो आपको अगला भाग ध्यान रखना है ग्रसनी। कौन सा भाग ध्यान रखना है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में अगला भाग आपको ध्यान रखना है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में अगला भाग कौन सा होगा? आमाशय। तो आमाशय हो गया। आमाशय के बाद में अगला भाग होता है आंत्र। कौन सा भाग है? आंत्र। और आंत्र होती हैं तो 2 प्रकार की मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। एक तो आप ध्यान देंगे तो आपको कौन सी आंत्र ध्यान रखनी है? बड़ी आंत्र और दूसरी छोटी आंत्र। तो पहली कौन सी होगी? छोटी आंत्र, और दूसरी आपको ध्यान रखना है कौन सी? बड़ी आंत्र। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन 2 होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। बड़ी आंत्र ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 प्रकार की आंत्र हो गई। अब इसमें से ध्यान देंगे जो बड़ी आंत्र होती हैं और छोटी आंत्र, उस प्रत्येक के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत्र के और छोटी आंत्र प्रत्येक के कितने भाग होंगे? 3। छोटी आंत्र के 3 कौन कौन से भाग होते हैं? तो ध्यान दें छोटी आंत्र के पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ग्रहणी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रहणी, या जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। तो इस प्रकार से ड्यूडेनम, या इसे हम क्या कहेंगे? ग्रहणी कहेंगे। दूसरा भाग होता है ग्रहणी के बाद में, वो आपको ध्यान रखना है अग्रशूद्रांत्र। कौन सा भाग ध्यान रखना है? अग्रशूद्रांत्र ध्यान रखना है। अग्रशूद्रांत्र, या जिसे हम क्या कहेंगे? जेजुनम कहा जाता है। तो इस प्रकार से जेजुनम या अग्रशूद्रांत्र हो गया। तीसरा आपको ध्यान रखना है शूद्रांत्र। कौन सा भाग ध्यान रखना है? शूद्रांत्र,
या शुद्रांत्र को हम क्या कहेंगे, इलियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से इलियम, ये 3 भाग हो गए छोटी आंत्र के। इसी प्रकार से बड़ी आंत्र होती हैं, उसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उंडुक कहते हैं, या जिसे अंधनाल कहेंगे या सीकम कहते हैं। उंडुक या अंधनाल भी इसे कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, सीकम कहा जाता है। और दूसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना सेकंड भाग होगा जिसे हम कहते हैं वर्धांत्र। क्या कहेंगे, वर्धांत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं, कोलोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्धांत्र या कोलोन। और उसके बाद में तीसरा भाग होता है मलाशय, या जिसे हम क्या कहेंगे, रेक्टम। तो मलाशय या मलाशय को हम क्या कहते हैं, रेक्टम। तो ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत्र के। तो इस प्रकार से आहारनाल का निर्माण होगा और सहायक पाचन ग्रंथियां। एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र होता है, उसमें आप ध्यान देंगे तो आहारनाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। देखो, मुख से लेकर के और गुदा तक का भाग होता है, वो पूरा भाग क्या कहलाएगा, आहारनाल कहलाता है। इन मुख से प्रारंभ होता है और कहाँ तक होता है, गुदा तक उपस्थित होता है, जो कि लगभग आप ध्यान देंगे तो 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है जीवित अवस्था में। मृत्यु के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि इसके बीच के फोल्ड होते हैं वो खुल जाते हैं। अब इस भाग में आप देखेंगे तो आहारनाल का प्रारंभ होता है वो मुख से होगा, और मुख होता है वो किसमें खुलता है, मुख गुहा या बकल कवेटी में खुलता है। मुख गुहा होगी, उसके पश्च भाग में ग्रसनी उपस्थित होती है, और ग्रसनी है वो ग्रसनी किसमें खुलेगी, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद में आहारनाल का सबसे मोटा भाग होता है, यानी जिसका व्यास सबसे अधिक होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय या स्टोमच कहेंगे। और आमाशय होता है उसके आगे का भाग होगा वो किसका होगा, आंत्र का। और छोटी आंत्र में पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी या ड्यूडेनम कहेंगे। ग्रहणी या ड्यूडेनम के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो अगला भाग होगा वो कौन सा होगा, अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम होता है। और तीसरा भाग होता है वो कौन सा होगा, पश्च शुद्रांत्र, या जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना इलियम कहा जाता है। अब उसके बाद में यह छोटी आंत्र है वो आगे जाकर किसमें खुलेगी, बड़ी आंत्र में। और छोटी आंत्र जहाँ पर बड़ी आंत्र में खुलती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, उंडुक या अंधनाल, या जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान का सीकम कहा जाता है। तो सीकम, उंडुक या अंधनाल ये भाग हो गया। उसके बाद में ये भाग है, ये कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है आरोही वर्धांत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो आरोही वर्धांत्र है ये आरोही वर्धांत्र हो गया। फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ वर्धांत्र, और उसके बाद में अवरोही वर्धांत्र। तो इस प्रकार से तीनों भाग किसके हो गए, कोलोन के हो गए, वर्धांत्र हो गए। तो इस प्रकार से वर्धांत्र, और वर्धांत्र होता है वो आगे जाकर के इसमें खुलेगा, मलाशय में, जो कि गुदा नाल के माध्यम से गुदा छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो इस प्रकार से मानव के आहार नाल का निर्माण होता है। अब उसके बाद में दूसरा भाग हमको कौन सा ध्यान रखना है, सहायक पाचन ग्रंथियां। और मनुष्य के अंदर सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं, उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना, पहली ग्रंथि कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, लार ग्रंथि, या जिसे हम क्या कहते हैं, साल्वरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से लार ग्रंथि हो गई। और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिला ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरी आपको जानना है पैरोटिड ग्लैंड्स या कर्ण पूर्व ग्रंथि। तो इस प्रकार से अधोजीवा, यानी जीभ के नीचे उपस्थित, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोजीवा। दूसरी आप ध्यान देंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, यानी आपको ध्यान रखना दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सब मैक्सिलरी या अधोजंब ग्रंथि कहा जाता है, अधोजंब ग्रंथि, ये हमें ध्यान रखना है। और कान के नीचे उपस्थित होती है, कर्ण के नीचे उपस्थित होती है, उसे हम कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। तो तीनों लार ग्रंथियां होती हैं, वे मिलकर के एक लार ग्रंथि का निर्माण करेंगे, साल्वरी ग्लैंड का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी संरचना है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत। और यकृत होता है, उसी के अंदर क्या संरचना उपस्थित होती है, पित्ताशय उपस्थित होता है, और इसमें पित्त लवण का संग्रह होता है। फिर तीसरी असहायक ग्रंथि वो कौन सी, अग्नाशय है, जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मानव की आहार नाल होती है, उसकी एक सामान्य डायग्रामेटिक संरचना किस प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 भाग आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप ध्यान देंगे मुख एवं मुख गुहा होता है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र, और उसके बाद में आंत्र में देखेंगे छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र होती हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें मनुष्य में जो छोटी आंत्र होती हैं वो छोटी आंत्र के 3 भाग, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। बड़ी आंत्र के भी 3 भाग, उंडुक या अधनाल या सीकम, वर्धांत्र और मलाशय होते हैं।
अब उसके बाद में हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में। सबसे पहले कि आहार नाल की संरचना किस प्रकार की होती है, आहार नाल का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस बारे में तो ध्यान दें। सबसे पहला हम देखेंगे आहार नाल के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं आहार नाल। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आहार नाल के अंदर आहार नाल किसे कहा जाता है, किस प्रकार की संरचना होती है। तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो आप देखेंगे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल किससे कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे मानव में एक लंबी कुंडलित पेशीय नलिका है जिसे हम क्या कहेंगे, आहार नाल। तो यह एक लंबी कुंडलित पेशीय नलिका है, लंबी है और किस प्रकार की है, कुंडलित है एवं किस प्रकार की है, तो आपको ध्यान रखना है एवं पेशीय संरचना है, पेशीय नलिका है। किस प्रकार की नलिका है, पेशीय नलिका है, लंबी कुंडलित पेशीय नलिका है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती हैं। जो मुख से लेकर कहाँ तक फैली होती हैं, तो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती हैं। यानी जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती हैं उस भाग को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है उस भाग को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहा जाता है। जिसकी आप ध्यान देंगे तो लंबाई होती है वो लगभग 4 से 5 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आहार नाल के बारे में। अब ध्यान दें आहार नाल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे आहार नाल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आहार नाल की उत्पत्ति होती है वो आपको ध्यान रखना है एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म दोनों से होती हैं। तो आप देखेंगे कि आहार नाल की उत्पत्ति यहाँ आप ध्यान देंगे यह एक्टोड्रम एवं एंडोड्रम दोनों से उत्पन्न होती हैं। यानी बुनियादी संरचनाएं बनती है। यानी जब आप ध्यान देंगे ग्रेस्टुला अवस्था होती है उस दौरान बनने वाली जो एक्टोड्रम, एंडोड्रम एवं मेसोड्रम होती है उसमें से एक्टोड्रम एवं एंडोड्रम दोनों से किसका निर्माण होता है। तो आप ध्यान देंगे एंडोड्रम दोनों से विकसित होती हैं। यह आप ध्यान देंगे तो किससे विकसित होती है, दोनों से विकसित होती हैं, एक्टोड्रम से और एंडोड्रम से विकसित होती हैं। तो एक्टोड्रम से विकसित होगी और साथ में किससे विकसित होती है, एंडोड्रम से विकसित होती हैं। अब ध्यान दें आहार नाल में कौन कौन से भाग किस प्रकार से बनते हैं उसमें आप बारे में देखेंगे। तो कुछ भाग किससे बनेंगे, एक्टोड्रम से निर्मित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, एक्टोड्रम से निर्मित होंगे। कुछ भाग होते हैं वह किससे निर्मित होंगे, एंडोड्रम से निर्मित होते हैं। और आप ध्यान देंगे एंडोड्रम से, मुख्य रूप से एंडोड्रम से ही निर्मित होगा, आप ध्यान देंगे। और तीसरा आपको ध्यान रखना है फिर से किससे, एक्टोड्रम से। तो ये आहार नाल के तीनों भाग अलग अलग प्रकार से निर्मित होंगे। अब ध्यान दें पहला आपको क्या ध्यान रखना, मुख्य गुहा में आप ध्यान देंगे कठोर जो तालु होती हैं, मुख गुहा का भाग होता है उसमें ऊपर की छत होती है उसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। मुख गुहा की रूफ होगी, छत होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तालु कहते हैं। और तालु का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कठोर तालु कहा जाता है। क्या कहेंगे, कठोर तालु। तो इस प्रकार से कठोर तालु तक का भाग होता है, मुख से कठोर तालु तक का भाग, यानी मुख से कठोर तालु का भाग, कठोर तालु तक का भाग होता है। कठोर तालु तक का भाग वो किससे निर्मित होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्टोडर्म से निर्मित होता है। उसके बाद में या पीछे का भाग होता है तालु का, उस भाग को हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहा जाता है। क्या कहेंगे, कोमल तालु। तो इस प्रकार से कोमल तालु से लेकर के और आप ध्यान देंगे गुदा तक का भाग होता है वो किससे निर्मित होता है, एंडोडर्म से निर्मित होता है। तो कोमल तालु से गुदा तक, कोमल तालु से गुदा तक होता है वो एंडोडर्म से निर्मित होता है। से गुदा तक, से गुदा तक का भाग होता है, गुदा नाल तक का भाग होता है, वहाँ वह भाग किससे विकसित होगा, एंडोडर्म से विकसित होता है। जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो गुदा नाल से गुदा तक का भाग होता है, गुदा नाल से या गुदीय नाल से, गुदीय नाल से गुदा तक का भाग होता है वह फिर से किससे, गुदा तक
का भाग होगा वह किससे निर्मित होता है, तो एक्टोडर्म से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से आहार नाल की उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म दोनों से होती है। और आप ध्यान देंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे कि एक्टोडर्म होता है उससे मुख से कठोर तालु तक का और गुदीय नाल से गुदा तक का भाग विकसित होगा, जबकि एंडोडर्म से मुख्य रूप से भाग कोमल तालु से लेकर और गुदा नाल तक का भाग होता है वह आप ध्यान देंगे यानी मलाशय तक का भाग मान सकते हैं, गुदा नाल या मलाशय तक का भाग होगा वह किससे विकसित होता है, तो आप देखेंगे कि जो है एंडोडर्म से विकसित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आहार नाल के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं उस बारे में देखेंगे।